हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टास्क स्विचिंग कैसे हो। ये यूनिट 5 का ही टॉपिक है। तो अभी तक हम लोगों ने टास्क स्विचिंग से रिलेटेड सारी चीजें देख ली हैं, मल्टीटास्किंग से रिलेटेड। अब नॉर्मली आप लोग को अभी तक अंदाजा हो गया होगा कैसे टास्क स्विच हो रहा है, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस में चीजें कैसे चलती है ना। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टास्क स्विचिंग। इसके बाद टास्क लिंकिंग का एक टॉपिक रहेगा। तो एक आध लेक्चर और रहेगा, फिर उसके बाद एक लेक्चर के बाद फिर हम लोग वर्चुअल मोड स्टार्ट करेंगे 8086 का, कि वर्चुअल मोड में कैसे एंटर होते हैं, कैसे प्रोसेसर वर्क करता है और कैसे हमारे पास उससे हम लोगों को वापस निकलना है। ठीक है। तो उसके अलावा 6 यूनिट में जो लास्ट पार्ट है उसमें माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट है। तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में जो डिफरेंस है वो भी एक टॉपिक है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बहुत फनी वीडियो है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है उसके, तो जाके उसको भी देख सकते हैं तब तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो टास्क स्विचिंग है, टास्क स्विचिंग का मतलब क्या है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है एक टास्क को रन कर रहा था, एक प्रोग्राम को चला रहा था। उस टास्क के अंदर हमें फिर कोई और टास्क को रन करना पड़ेगा, किसी और कहीं और जाके हमें कोई और टास्क लोग को रन करना पड़ेगा। तो हर टास्क का एक क्या होता है, हर टास्क का एक टास्क स्टेट सेगमेंट होता है ना। टीएसएस का हर टास्क का, जिसमें टास्क की सारी इन्फॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर स्टोर करके रखता है। अगर उसको टास्क स्विच करना है तो फौरन वो सारी की सारी चीजें उसमें डालेगा और फिर दूसरे टास्क को जाकर के ले लेगा। ठीक है। तो अब ये जो चीज हो रही है कि जो टास्क को रन कर रहा है उसको छोड़ के जाना और दूसरे टास्क को लेकर के स्टार्ट करना, इसमें 5 स्टेप है। 5 ही है ना मेरी उंगली, किसी किसी की 6 होती है ना, तो खैर मेरी 5 ही है। तो टोटल 5 स्टेप है। 5 स्टेप क्या है कि सबसे पहले तो ये चेक करेगा, लाइक प्रोग्राम है वो दूसरे प्रोग्राम को रन करना चाहता है, तो सबसे पहले तो वो प्रोग्राम को चेक करे कि क्या वो इस लायक है कि उसकी बात मानी जाए। कि तुम ऑर्डर दे रहे हो कि भाई हमें कुछ और चाहिए, तो पहले वो आपकी प्रिविलेज चेक करे, है ना। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो प्रिविलेज चेकिंग का होगा। इसमें ये चेक करेगा कि ठीक है, जो टास्क आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, है ना, जैसे आप बैठे हुए ड्राइंग रूम में, आप बेडरूम में जाना चाहते हैं, तो वो ये देखेगा कि आपकी प्रिविलेज भी है बेडरूम में जाने की अभी, तो आप ही का बेडरूम है या नहीं। अगर आपका है तो ऑब्वियसली आप जा सकते हैं। तो पहले वो प्रिविलेज चेक करें। ठीक है। तो प्रिविलेज चेक करने के लिए उसके पास प्रिविलेज, हमारे पास कितने टाइप की होती थी याद है? प्रिविलेज लेवल्स जो थे, 0 1 2 3 4 वाली नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल प्रिविलेज लेवल के टाइप्स कितने होते थे हमारे पास, भूल गए तुम लोग? पे यार अभी तो बताया था कुछ टेम्पल प्रोटेक्शन वाले में, हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास एक आरपीएल होता था, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल, फिर एक सीपीएल होता था, कोड प्रिविलेज लेवल, जो हमारा रन कर रहा है प्रोग्राम उसका प्रिविलेज लेवल, फिर हमारे पास ईपीएल होता था। इन दोनों का जो मैक्सिमम होता था वो ईपीएल होता था। अगर आरपीएल 2 है, सीपीएल 3 है, तो ईपीएल जो 3 होगा, है ना। और उसके बाद फाइनल हमारे पास डीपीएल होगा। डीपीएल था डेस्टिनेशन प्रिविलेज लेवल या डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल। जिस टास्क को हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस कोड, जिस सेगमेंट को हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसका प्रिविलेज लेवल कितना है वो डीपीएल से पता चलता था। तो हमेशा माइक्रो प्रोसेसर ईपीएल और डीपीएल को चेक करता है। किसको चेक करता है? ईपीएल को और डीपीएल को। ईपीएल को पहले कैलकुलेट करता है, पहले आरपीएल देखता है, सीपीएल देखता है, उससे ईपीएल कैलकुलेट करता है, और फिर ईपीएल को चेक करता है टीएसएस के डीपीएल के साथ, जब उसको टास्क स्विच करना है तो, या कोई और सेगमेंट में जा रहा है तो वहां से चेक करेगा। तो यहाँ क्योंकि हम लोग टास्क स्विचिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या चेक करेगा, टीएसएस के जो डिस्क्रिप्टर है, टीएसएस का डिस्क्रिप्टर याद है ना, उसमें डीपीएल होता था हमारे पास। तो टीएसएस के डिस्क्रिप्टर की जो डीपीएल बिट्स होंगी हमारे पास, उसको चेक करेगा ईपीएल। अगर ईपीएल उसके बराबर या कम, कम का मतलब ज्यादा उसकी प्रिविलेज लेवल होगा ना, तो अगर उस डिस्क्रिप्टर के बराबर है या कम है हमारा ईपीएल, तो प्रिविलेज चेक पास हो गया कि हाँ ठीक है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टर को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहीं पे आप फेल हो गए, आपका प्रिविलेज ही नहीं है, जबरदस्ती में आप जो आए बाएं शाएं कर रहे हो, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से निकलिए वापस, एरर दे देगा, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, लिमिट एंड प्रेजेंट बिट चेक करेगा। आपके पास डिस्क्रिप्टर आ गया, ठीक है, अब आपके पास इसकी लिमिट भी है और प्रेजेंट बिट भी है। तो पहले प्रेजेंट बिट चेक होगी कि ये जो डिस्क्रिप्टर है इसका टीएसएस मेमोरी में है भी या नहीं। टीएसएस का डिस्क्रिप्टर है ना, तो हमें एक टास्क स्विच करना है, तो उसका पहले टीएसएस हमारे पास आना चाहिए। तो पहले ही चेक करेगा प्रेजेंट बिट से, अगर प्रेजेंट बिट 0 है इसका मतलब मेमोरी में है नहीं वो, तो अभी आप इसको टास्क स्विच नहीं कर सकते। पहले वो लोड होगा, उसके बाद टास्क स्विच होगा। फिर हमारे पास लिमिट चेक है, तो लिमिट चेक में फिर लिमिट चेक करता है, लिमिट कितनी होनी चाहिए टीएसएस की। हाँ, मिनिमम लिमिट कितनी थी टीएसएस की? मिनिमम लिमिट कुछ नहीं याद रखते, तो जाके देखो तुम पुराने वीडियो, क्या करते हो तुम लोग अभी, इतनी जल्दी भूल जाओ तो कैसे काम चलेगा। टीएसएस की लिमिट थी 103, है ना, डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में 67, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं।
इससे अगर कम लिमिट है, इसका मतलब यहाँ पे एरर जनरेट होगा कि आप जो एक्सेस करना चाहे डिस्क्रिप्टर वो टीएसएस का डिस्क्रिप्टर तो नहीं है, क्योंकि अगर टीएसएस का डिस्क्रिप्टर होता तो 103 से ज्यादा होती उसकी लिमिट। सही, अगर यहाँ लिमिट, इसलिए लिमिट चेक करता है कि अगर डिजायर जो टास्क है उसकी लिमिट चेक होगी, अगर उससे ज्यादा है इसका मतलब ठीक है आप टीएसएस का डिस्क्रिप्टर यूज कर रहे हैं, और अगर उससे कम है इसका मतलब टीएसएस का डिस्क्रिप्टर नहीं है, आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ लिमिट चेक करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से लिमिट और डिस्क्रिप्टर से लेकर के फिर इसको, अब इसके बाद ये रेडी है यहाँ, ठीक है, प्रिविलेज लेवल मेरा ठीक है, और उसकी लिमिट भी ठीक है, और वो प्रेजेंट भी है। तो अब मुझे जाना है, तो अब अगर स्विच करना हो आपको कहीं, तो आप कैसे स्विच करते हैं? कहीं आप सफर पे जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो कैसे चलते हैं? ऐसे ही मुंह उठा के चल देते हैं क्या भाई, सो ऑटो टैक्स आओ, ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलो आगो चल रहे हैं, ऐसे थोड़ी जाता है आदमी। कैसे जाता है? आदमी पहले पैकिंग करता है ना, सामान रखता है अपना जो उसको वहां पे चाहिए, वो वाला सामान अपने साथ लेकर के जाता है, और फिर घर को भी ऐसा नहीं कि ऐसे ही खुला हुआ छोड़ गया, है ना, उसमें अच्छे सफाई करके मतलब सामान सही से लगा के जाता है, उसके बाद लॉक लगा के जाता है ना, कि भाई कोई बाहर से कोई ऐसा ना हो जाए, तो सारी चीजें वो सेव करके जाता है। तो सेम वे में हमारा माइक्रो प्रोसेसर अब क्या करेगा? पैकिंग करेगा। पैकिंग क्या करेगा? जो टास्क को करंटली चला रहा था उसके सारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा टीएसएस में, है। उसकी टीएसएस की वैल्यू उसको कहाँ मिलेगी? याद रहोगा, टास्क रजिस्टर में एक इनविजिबल कैशे होती है। टास्क रजिस्टर जो था हमारा, तो उसमें इनविजिबल कैशे होती है। अब जो टास्क रजिस्टर है उसके विजिबल पार्ट में तो हमने नए वाले टास्क का एड्रेस डाला है ना, सेलेक्टर डाला ना टीएसएस डिस्क्रिप्टर का, तो उसके विजिबल पार्ट में हमने नए वाले टास्क का सेलेक्टर डाल रखा है टास्क रजिस्टर के पार्ट, लेकिन इनविजिबल पार्ट में वही पुराने वाले टास्क स्टेट सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर और लिमिट है। तो ये क्या करेगा? वहां से उसका बेस एड्रेस और लिमिट लेगा टास्क रजिस्टर से, और फिर अपने वाले जो इसका करंट टास्क का टीएसएस है उसमें इसकी सारी वैल्यू स्टोर करेगा, सारी इसकी ईआईपी की वैल्यू, फ्लैग की वैल्यू, सारे रजिस्टर्स की वैल्यू सबको स्टोर करेगा। और जब स्टोरिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर क्या करेगा? फिर अब इसके पास नया टास्क का रजिस्टर था ही, ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या है? सेविंग द स्टेट ऑफ करंट टास्क। सारे सारे हमारे पास टास्क वो सेट कर देगा। फॉर द करंट टास्क द सेलेक्टर इज स्टोर्ड एज अ बैक लिंक सेलेक्टर इन न्यू टास्क। जो हमारे पास टास्क स्टेट सेगमेंट में एक बैकलिंक था ना, हमारे पास बैकलिंक जो था, बैकलिंक सेलेक्टर नीचे सबसे नीचे होता था, तो बैकलिंक वाले में इस वाले करंट का टास्क मतलब सेलेक्टर है, अभी जो ये टास्क रन कर रहा है उसके सेलेक्टर को बैकलिंक में स्टोर कर दे। ठीक है, क्या कर रहा है? अपने टास्क को पूरा सेव कर रहा है, फिर इसका सेलेक्टर नए टास्क के टीएसएस सेगमेंट में बैकलिंक में स्टोर कर रहा है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? फिर ये जाएगा जो नया टास्क रजिस्टर था, मतलब टास्क रजिस्टर में सेलेक्टर की वैल्यू तो थी, अब उसके इनविजिबल पार्ट में नए टीएसएस का डिस्क्रिप्टर से बेस एड्रेस और लिमिट वो सब वो स्टोर कर देगा अपने। ठीक है, अब क्या करेगा? इस वाले टीएसएस में, टीएसएस के डिस्क्रिप्टर में हमारे पास एक बिजी बिट, सही है, टीएसएस के डिस्क्रिप्टर में हमारे पास एक बिजी बिट थी, याद है ना, लास्ट लेक्चर में, तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में टीएसएस डिस्क्रिप्टर डिस्कस किया था, तो उसमें एक बिजी बिट थी, तो उस बिजी बिट को अभी बंद कर दें। क्यों? क्योंकि अब ये टास्क बिजी है ना, अब वो वाला जो टास्क था वो तो हम छोड़ के आगे, अब ये वाला टास्क रन हो रहा है, तो अब ये टास्क बिजी है, अभी इसको कोई और रन नहीं कर सकता, सही है, या कोई और अगर आके इसको एक्सेस करना चाहे तो नहीं करेगा, क्योंकि अब ये वाला टास्क हम लोग रन कर रहे हैं, सही है। तो अब इस टास्क को हम लोग कर देंगे बिजी मार्क, टीएसएस डिस्क्रिप्टर बिजी बिट को बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक और चीज थी हमारे पास, वो था नेस्टेड टास्क बिट, या टीएस एक बिट थी हमारे पास, टास्क स्विचिंग अनेबल। तो CR3 नहीं, CR0 रजिस्टर, हाँ, CR0 रजिस्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल्कुल फर्स्ट यूनिट में, कंट्रोल रजिस्टर्स में। तो CR0 रजिस्टर में टीएस बिट जो ये शो करता है कि टास्क स्विच हुआ है, तो जैसे ही टास्क स्विच होगा, हमारा टास्क स्विच होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर इस बिट को कर देगा, ये बिट हमारी बन हो जाएगी CR0 रजिस्टर, जिससे कि ये क्लियर रहे कि अभी ये स्विच टास्क पे काम कर रहा है। तो एक नॉर्मल टास्क था इसका, उसको छोड़ के इसने टास्क स्विचिंग की है, तो हमारी ये टीएस बिट बन हो जाएगी, जिससे कि इंडिकेट कर सके कि टास्क हमारा एक्टिव है, जो अभी टास्क स्विचिंग हुई है उसकी वजह से एक टास्क एक्टिव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करेगा? अब उसने जो टास्क टीएसएस उसने लोड कर लिया, अब वहां से ईआईपी की वैल्यू देखेगा, है ना, ईआईपी जो हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वहां से उसकी वैल्यू चेक करेगा और वहां से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। समझ आई बात? वहां पे उसके पास ईआईपी की वैल्यू में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो, और इंस्ट्रक्शन कहां चलते हैं? कोड सेगमेंट में, तो सीएस से वो कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस लेगा, ईआईपी से देखेगा उसका ऑफसेट कहां से हमें इंस्ट्रक्शन रन करनी है, और अपना काम स्टार्ट कर देगा। समझ आई बात? तो टोटल हमारे पास 5 स्टेप्स है ना। 5 स्टेप कौन कौन से हैं? पहले प्रिविलेज चेक करेगा, फिर लिमिट और प्रेजेंट बिट चेक करेगा, फिर जो करंट टास्क चल रहा है उसको टीएसएस में सेव करेगा, फिर जो नेक्स्ट वाला टास्क है उसके टीएसएस में लोड, उसके टीएसएस को लोड करेगा, और बल्कि उसके टीएसएस से सारी वैल्यूज लोड करेगा रजिस्टर्स में। टीएसएस में सारे रजिस्टर्स की वैल्यू थी ना, फ्लैग की रजिस्टर की वैल्यू फ्लैग में लोड करेगा, ईआईपी की वैल्यू ईआईपी में लोड करेगा, कोड सेगमेंट में,
डेटा सेगमेंट की डेटा सेगमेंट रजिस्टर में, वहां से सारे वैल्यूज लेकर के लोड करेगा अपने रजिस्टर्स में, और फिर CS जो कोड सेगमेंट और EIP दोनों को, ये इसका बेस एड्रेस होता है, ऑफसेट एड्रेस होता है प्रोग्राम्स का, इनसे फिर अपना जहां पे इसका जो इन सब से अपना स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन, ठीक है, जहां से भी इसका रुका हुआ था, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, ये इस टास्क को छोड़ के कहीं गया हो, मल्टीटास्किंग चल रही है, तो इस टास्क को सेव करके दूसरे टास्क में गया था, ठीक है, फिर उससे फिर वापस आया तो इस वाले टास्क को फिर दोबारा से वहीं से जहां से छोड़ा था वहीं से चलाना है, फिर इसको छोड़ के फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर उसको जहां से छोड़ा था वहां से चलाना है, तो इसलिए क्या करता है, CS और EIP की वैल्यू जो सेव कर रहा होता है वापस आके वहीं से फिर जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये थे 5 स्टेप्स हमारे टास्क स्विचिंग विदाउट टास्क गेट, ये है जब हम लोग TSS डिस्क्रिप्टर के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग जा रहे हैं टास्क गेट के, तो उसमें सिर्फ सारे के सारे स्टेप सेम होंगे सिर्फ, ठीक है, ऑल अदर स्टेप्स आर सेम। खुशी की बात है, किसी भी एक ही स्टेप याद करना है आपको, एक बार आपने 5 याद कर लिए, मतलब 5 जहन में बिठा लिए, तो फिर बस एक स्टेप यहाँ पे से चेंज होगा टास्क गेट में, इसमें जो हमारा EPL है वो टास्क गेट के डिस्क्रिप्टर से मैच होगा, यहाँ पे TSS के डिस्क्रिप्टर से मैच नहीं, सही। जो TSS टास्क सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर था, उसके साथ हमारा जो EPL है एक्चुअल में, है ना, हमेशा EPL, मैंने बताया ना, हमेशा EPL चेक होता है, CPL RPL चेक नहीं होता। CPL RPL यूज करता है माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट करने के लिए EPL क्या होता था, इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल, है ना, इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल। DPL क्या था, डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल, ठीक है। तो टास्क गेट जो है हमारा, वो किसी TSS डिस्क्रिप्टर को एक्सेस करने के लिए टास्क गेट है, तो उसको एक्सेस करने के लिए ये एलिजिबल है ऑलरेडी, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए हम एलिजिबल है या नहीं, ये चेक होगा बस। तो प्रिविलेज चेक में क्या होगा, टास्क गेट का सिलेक्टर जो है वो EPL, जो हम जो प्रोग्राम उस टास्क गेट को सिलेक्ट कर रहा है उसका EPL जो है वो चेक होगा टास्क गेट के DPL। अगर इसका DPL ज्यादा है, मतलब न्यूमेरिकली अगर ज्यादा है या बराबर है EPL के, तो हमारा टास्क स्विचिंग अलाउड होगी, अगर कम है तो नहीं अलाउड होगी, सही। अगर इसका DPL 0 है, मतलब इसका DPL जो है वो 2 है और हमारा जो EPL है वो 3 है, तो टास्क स्विचिंग अलाउड नहीं होगी, सिर्फ हमारे यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई। और अगर बराबर है या कम है तो ऑब्वियसली टास्क स्विचिंग अलाउड होगी, उसके बाद के 4 स्टेप सारे के सारे ऐसे ही होंगे। तो अगर एग्जाम में आता है तो सिर्फ अगर विदाउट टास्क गेट आया TSS डिस्क्रिप्टर के, तो ये वाले 5 स्टेप लिखने हैं, अगर विद टास्क गेट आता है तो इस वाले स्टेप की जगह ये वाला स्टेप आ जाएगा, बाकी के चारों के चारों स्टेप सेम रहेंगे, सही है, समझ में आया। टास्क स्विचिंग कैसे हो रही है, 5 स्टेप है टास्क स्विचिंग के। टास्क स्विचिंग करती कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, देखो जितने भी जंप, कॉल, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस होती वो सब जो है हमारे पास टास्क स्विचिंग करती है। और उसके अलावा जैसे रेटाई है, रेटाई मतलब रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, तो रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट जो है वो भी टास्क स्विच कर सकते हैं अगर नेस्टेड टास्क बिट 1 है तो। नेस्टेड टास्क का मतलब क्या है कि नेस्टेड टास्क का मतलब ये कि ये जो भी प्रोग्राम चल रहा है ये किसी प्रोग्राम को छोड़ के आया है, सही। एंटी बिट जो होती है हमारी तब 1 होती है जब वो टास्क नेस्टेड होता है। नेस्टेड का मतलब किसी एक प्रोग्राम के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है, उसको नेस्टेड कहते हैं। तो अगर नेस्टेड टास्क बिट हमारी 1 है, तब अगर रेटाई जाएगा तो इसका मतलब फिर से टास्क स्विच होगा, एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच होगा, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास इंस्ट्रक्शन रहती है, भी देख लें 5-6 इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से टास्क स्विचिंग होती है, ठीक है। बाकी टास्क स्विचिंग के स्टेप्स जो है वो हमारे पास है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा वीडियो, तुम लोग को समझ में आया होगा कुछ, इसके नोट्स वोट्स बना लो, एग्जाम में काम आए, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।